As the sixth day of the monsoon session resumed, NDA alliance opposition leaders wore black clothes to the session in show of protest against the government and PM Modi not addressing the House over the situation in Manipur. Many leaders opined that PM Modi, being the Prime Minister, has the responsibility to address the House. Also reacting to PM's comments that BJP will win in 2024 and in their third term will make India the third largest economy, leaders said that it was bound to happen because of previous government's financial policies. प्रधानमंत्री लज्जा, प्रधानमंत्री लज्जा, लज्जा लज्जा, नरेंद्र मोदी लज्जा, लज्जा लज्जा, लज्जा लज्जा, मणिपुर लज्जा, लज्जा लज्जा, मणिपुर लज्जा। मोदी जी तुम कहाँ छुपे हो? कहाँ छुपे हो? कहाँ छुपे हो? सफेद रंग काले रंग सब देश के रंग हैं और काला एक विरोध का प्रतीक है। एक चेहरा पूरे देश में, चाहे रेल के टुकड़े का उद्घाटन हो, ब्रिज का उद्घाटन हो, सड़क हाईवे का उद्घाटन हो, कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हो, एक चेहरा पूरे देश पे छाया रहता है। लेकिन वही चेहरा जब सदन की कार्रवाई चल रही है, जिनकी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री, वो मौन है, वो गायब है। कहाँ कर रही है? आपने कल देखा स्मृति ईरानी जी आग बबूला हो रही थी जब उनसे पूछा गया कि कोई महिला मंत्री मंत्रिमंडल में, सरकार में जो शामिल हैं, क्या बोलेंगी नहीं? तो सुनना कहाँ चाहती है सरकार? वैसे भी जिस तरह की प्रगति का दर है देश का, जो यहाँ क्षमताएं हैं लोगों की अर्थव्यवस्था में, जिस प्रकार से नॉर्मल ग्रोथ भी अगर हो जाएगा तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हो जाएंगे। सवाल ये नहीं, सवाल ये सामाजिक सूचकांक को आप देखें, बराबरी को देखें, गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। 1% पे देश की सारी संपत्तियाँ जो हैं उनके हाथों में जा रही हैं, तो ये चिंता का विषय। हाँ, मणिपुर के मामले में सारे विपक्षी दलों ने तय किया कि आज काले वस्त्र पहन के अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। इसे सारे सांसद काले वस्त्रों में आ रहे हैं। मणिपुर के मामले में जो सरकार बहस नहीं करा रही है समय पे और जो मांगे नहीं मान रही, उसको लेके जो है यह विरोध प्रदर्शन है। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर एक, कौन सत्ता में आएगा, अधिकार जनता को चुनने का है। पहले से कोई घोषणा नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति सत्ता में हम आ जाएंगे। ये चीज तो जनता के ऊपर छोड़नी चाहिए। जनता सर्वोपरि है, ये अधिकार जनता का है, ये विशेषाधिकार जनता का है। तो जनता इसको तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जनता जिसको चुनेगी वो आएगा, इसमें कोई आपत्ति किसी को है नहीं। जहां तक दुनिया की तीसरी इकोनॉमी की बात है, भारत 140-145 करोड़ का देश हो रहा है। ये जो है यहाँ की कंजम्पशन पावर, उपभोक्ता क्षमता बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जो भी, ये तो कोई भी सरकार रहे, वो तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है, वो तो अपने आप बननी है तीसरी अर्थव्यवस्था, जो भी सरकार रहे। और ये शुरुआत अर्थव्यवस्था बनाने की किसने की? मनमोहन सिंह जी ने, वित्त मंत्री के रूप में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी। उसके बाद हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। अटल जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो शुरू किया था, या नरसिम्हा राव जी ने जो शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाया। अटल जी का भी योगदान है इसमें। तो ये तो तीसरी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी थोड़ा बन गई। ये जो इसकी जो है वो प्रक्रिया जो है 1991 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में शुरू की थी, जिसको अटल जी ने भी आगे बढ़ाया, अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी आगे बढ़ाया। और उसके बाद जो है उसको जितने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, आर्थिक सुधार, वो लागू मनमोहन सिंह जी वाले, वो सबने लागू किया। उससे 10 साल मनमोहन सिंह जी ने जीडीपी को आगे बढ़ाया और उसके बाद उसको सतत आगे बढ़ा रहे हैं। इससे ये सब है। तीसरी अर्थव्यवस्था तो वो एक दिन के प्रयास से नहीं हो रही, या 2, 4, 5 साल के 6 साल के प्रयासों से नहीं है। ये तो 1991 के बाद जो आर्थिक सुधार का ढांचा शुरू हुआ वहां से है। और इन सब जो थे जिनकी वजह से आर्थिक सुधार हुआ, चाहे राजा चलैया कमेटी हो, चाहे नरसिम्हन कमेटी हो, ये तो राजीव गांधी जी ने स्थापित की थी। ये जितना कुछ हो रहा है और जो घटनाक्रम हो रहा है, देश की जनता देख रही है। संजय जी अपनी बात रखें, सरकार को जगाएं, सरकार की आंख खोलें, उनकी नहीं सुनेंगे आप। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलने देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है, कौन देख सकता है? और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं,
कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। और लोकसभा से बेहतर, राज्यसभा से बेहतर जगह कौन सी है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे बात रखी जाए या ना रखी जाए? सरकार को आगे आना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका। हालांकि अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है। उससे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यही नफरत की राजनीति या वोट की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। बीजेपी, प्रधानमंत्री सब एक हैं। आरएसएस ने जो किया, जो नफरत फैलाई, और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है। और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एजेंसियों को नहीं पता, एजेंसियों को पता है वहां क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब होते हुए सरकार ने देखा है तो सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। तीसरा टर्म आए, पहला और टर्म आ जाए तो क्या बेटियां, महिलाएं, माताओं का इस तरीके से नंगा घुमा जाएगा, कपड़े उतार करके घुमाया जाएगा? उसके लिए आपके पास क्या है? क्या आप फेस नहीं कर सकते क्या सदन को, या जनता को फेस नहीं करना चाहते? ये उनकी घबराहट है कल को। और हम सब इंडिया से, कौन इंडिया से लगाव रखता है, कौन इंडिया को प्यार नहीं करता, कौन इंडिया को आगे नहीं ले जाना चाहता है? कल इंडिया के नाम को वो आगे कर रहे थे, स्किल इंडिया, न जाने कितनी इंडिया। और आज जब इंडिया से घबरा रहे हैं, सोचिए आप, इसका मतलब घबराहट जो है वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, देश की 2/3 जनता इनको हटाना चाहती है। देखिए, ये विरोध है। सब लोग, विपक्षी पार्टी मतलब टीम इंडिया विरोध दिखा रही है, क्योंकि जो मांग थी अभी तक पूरी नहीं हुई है। 267 का नोटिस लगातार हम लोग डाल रहे हैं राज्यसभा में, लेकिन अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी आकर अपनी बात उन्होंने नहीं रखी है। इसी की वजह से कल सुबह ही बोल दिया गया था कि आज ब्लैक ड्रेस में सब लोग आएंगे, और सारे लोग आए हैं। देखिए, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से LIC के पैसे और तमाम चीज़ें कैसे जनता के डूब रहे हैं, किस तरह से सब कुछ प्राइवेट के हाथों चला जा रहा है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। और नोटबंदी के बाद से लगातार जो गिरावट आ रही है, आप देख रहे हैं, अभी तक देश खड़ा नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में इस तरह की बातें करना बहुत ही हास्यास्पद लगता है। और 2024 की जहां तक बात है, पहले तो कहा जाता था कि वन वर्सेस ऑल। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही टीम इंडिया ने बेंगलुरु में मीटिंग की, कई पार्टियां एक साथ मिलकर, तो तुरंत उसी दिन दिल्ली में भी एक मीटिंग बुलाई गई, और जिसमें कि ऐसे ऐसे दलों को भी शामिल किया गया उस गठबंधन में, NDA के गठबंधन में, जिनके पास एक MP तक नहीं है। ऐसे भी दल उसमें शामिल हुए, एक MP नहीं है, MLA नहीं है। तो आपने अपना आंकड़ा तो दिखा दिया कि हमारे पास 38 है या 35 है, जो भी है, लेकिन आप ही सोचिए कि आप कहते थे कि हम अकेले ही सबके साथ लड़ सकते हैं, हम एक तरफ अकेले हैं, बाकी सारे लोग एक तरफ है। फिर ये घबराहट क्यों? ये घबराहट ही दर्शाता है कि 2024 को लेकर कितनी चिंता में है भाजपा, और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी आ रही है। No, there's atrocities against women in every state must be equally condemned. But Manipur is not only about that. That's terrible what happened in Manipur for the women. But it's also terrible things are happening to others. 55,000 people have been displaced from their homes. We're looking at 149 people whose lives have been lost. This is not a small matter. There is supposed to be ethnic conflict, communal conflict, churches are being attacked and desecrated. We've had all sorts of problems. There is a bigger issue to discuss. You can certainly talk about other states if you want to, but the other states have not had any of these situations. Nor have they had a situation where an IPS officer resigns about the drug trade, saying the drug trade is being protected by people in power in the state. It's a very serious set of issues in Manipur. Whatever happens in Rajasthan or Chhattisgarh or any other state in the country is not comparable to what we are seeing in Manipur these days. It's a big tragedy facing the nation. The black dress is a symbolic protest. All the India MPs, India Front MPs, have decided to come together in black today. And as you know, even a few who didn't have black shirts are wearing black armbands. The idea is to signify a strong protest. There is darkness in the country, darkness in Manipur, so we should show darkness in our clothes also.
No, look, I do believe in many ways that the opposition loses out when there is disruption, because we are the ones who want to question the ministers. We are the ones who have to raise constituency issues. We are losing our 0 hour. We are losing our all sorts of opportunities to put the government on the spot. But I think the decision was taken by the leaders of all these parties to go for disruption because they felt it was the only way of getting the government to focus on the most burning issue in the country. And the sad truth is the government is still not focused on the burning issue. So we are looking at a situation where the opposition is losing out, the government is losing out, the whole country is losing out. Parliamentary democracy requires serious discussion, requires exchange. And I would say that normally, when this kind of thing happens, certainly in my experience in my first term when we were in power, whenever there was this kind of disruption, immediately efforts were made by the government to find a compromise with the opposition, find some basis on which work can resume. I've seen this repeatedly, time after time, in the UPA government. Here what we are seeing is the opposite, where there is no inclination whatsoever to find a compromise or to reach out. That I think is a great shame. I would urge the government, in the interest of the health of our democracy, the Prime Minister says we are a mother of democracy, a mother would not treat her children this way. Look, the elections are still some months away. When the time comes, we will see. I think the elections were held tomorrow, the Prime Minister may be disappointed. If the elections are held in 9 months' time, who knows, many things happen. As the famous sentence goes, a week is a long time in politics, so 9 months is a very long time. But as of today, I don't think the government is doing very well.